गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चैनल को बहुत कम समय में 10,000 से ज़्यादा लोगों से जोड़ा। ये सभी आप लोगों का प्रयास है, इसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, मुझे इस बात का भी अच्छी तरह पता दोस्तों कि आप सब लोग प्रतिदिन जिस तल्लीनता के साथ में मेरे द्वारा भेजे गए प्रश्नों को पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, ये आपके शुद्धि विद्यार्थी होने का प्रमाण है। निश्चित रूप से मैं उसी प्रकार से आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ और करता रहूँगा, जिस प्रकार से आप जो है सीखते हुए एक सफल ज़िंदगी को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। आप लोगों के कमेंट्स बहुत आते हैं, लेकिन इस समय के अभाव में मैं उनको देख नहीं पाता हूँ और बहुत सारे विचार आप लोगों के सुझाव के रूप में आते हैं, उनको मैं कोशिश करता हूँ कि अप्लाई करूँ। सीखना ज़िंदगी के अंदर हमेशा बना रहता है, कोई पूर्ण नहीं होता, इसलिए मैं कई विचार जो मुझे आपके अच्छे लगते हैं मैं उनको फॉलो भी करता हूँ। आपने देखा भी होगा कई तरह के परिवर्तन जो आए दिन देखने को मिलते हैं वो आप लोगों के विचारों के आधार पर ही मिलते हैं। तो दोस्तों, आप जिस तरह से मुझे फॉलो करते हुए एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं, मैं भी आप लोगों को उसी प्रकार का मार्गदर्शन देते हुए सफलता की दिशा में ले जाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ और करता रहूँगा। आप लोग सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रखें वो ये है कि जितने प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ उन प्रश्नों को आप बहुत बेहतर तरीके से संकलित करते जाएं। देखना दोस्तों, तुम्हारी और मेरी ये मेहनत मिलकर के रंग ज़रूर लाएगी। जब मेहनत परिश्रम आत्मा से होता है तो निश्चित रूप से उसके परिणाम जो होते हैं वो चमकाने वाले होते हैं, चौंकाने वाले होते हैं, परिमार्जित होते हैं। इसलिए मेरे साथ साथ आप भी जो है अच्छे परिणामों के लिए जुड़े रहें। मैं आज के इन प्रश्नों के क्षेत्र को लेकर के जब बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो इनका क्षेत्र, जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका, अधिगम को लेकर के हम प्रश्न करने वाले हैं। हम पहले यूनिट से बाल विकास से लगभग 140 से 50 प्रश्न पहले देख चुके हैं। अब हम अधिगम को लेकर के भी उतने ही प्रश्न देखने वाले हैं। आज सामान्य अधिगम के परिचय से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। आप पहले के प्रश्नों की तरह ही इन प्रश्नों को भी ठीक प्रकार से समझते हुए सीखने का प्रयास करें। आज अपना पहला प्रश्न है दोस्तों, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। 4 ऑप्शन अपने पास में, इनमें से सबसे उपयुक्त अर्थ क्या हो सकता है अधिगम का, वो अपने को देखना है। कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिवर्तन और समायोजन। तो दोस्तों, यहाँ पर अधिगम का वास्तविक और उपयुक्त यदि अभिप्राय कोई है तो वो है व्यवहार में परिवर्तन। जैसा कि हम पढ़ते हैं, व्यवहार में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन या परिमार्जन की जो स्थिति होती है, व्यवहार में अच्छी स्थितियाँ पैदा होने की जो स्थिति होती है, परिमार्जन की स्थितियाँ होती है, उसी को हम अधिगम के रूप में जानते हैं। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के साथ में जैसे जैसे व्यक्ति जुड़ता जाता है वैसे वैसे उन परिस्थितियों के माध्यम से बहुत कुछ उसको सीखने को मिलता है, और जो कुछ वो सीखता है उससे उसके व्यवहार में परिमार्जन आता है। उस परिमार्जित स्थिति को ही हम अधिगम के रूप में जानते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है। यहाँ पर 4 जो कारक दिए गए उनमें हैं संचार के साधन, सामाजिक समूह, अध्यापक और आयु। तो यहाँ दोस्तों व्यक्तिगत कारक से मतलब होता है जो किसी एक व्यक्ति के लिए ही काम करता हो या पर्टिकुलर उसी व्यक्ति के लिए काम करता हो। तो यहाँ पर आयु व्यक्तिगत होती है, इसलिए आयु हमारा इसमें राइट आंसर होगा। और व्यक्तिगत कारक के अंदर केवल आयु वाला कारक ही यहाँ पर आएगा। बाकी सभी कारक जो हैं एक व्यक्तिगत नहीं होकर के अलग अलग व्यक्तियों से संबंधित या अधिकतम व्यक्तियों से संबंधित होते हैं।
तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आयु। अगला और तीसरा प्रश्न आज हमारा, सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। कौन सा ऐसा तथ्य है जो सीखने से संबंधित नहीं है, या यूँ कहें कि सीखने में उसका बहुत बड़ा योगदान नहीं माना जा सकता। सरल भाषा में यूँ भी समझ सकते हैं, जो अधिगम की या सीखने की विशेषता नहीं है। तो पहला है सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। दूसरा है सीखना विकास को दर्शाता है या विकास में सहायक है। अगला है सीखना सार्वभौमिक होता है या सार्वभौमिक प्रक्रिया है। और उसके बाद है सीखना केवल विद्यालय में ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर चौथा वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि बाकी सब तो अधिगम को सकारात्मक रूप से परिभाषित करने में मदद करते हैं, लेकिन ये कह रहा केवल विद्यालय में सीखना ही अधिगम होता, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अधिगम तो सार्वभौमिक प्रक्रिया है, कहीं भी हो सकता है। विद्यालय के अलावा भी विभिन्न क्षेत्र होते हैं जहाँ पर अधिगम हो सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो चौथा होगा, क्योंकि ये अधिगम की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। आज का हमारा चौथा प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और आध्यात्मिक। तो दोस्तों संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक अधिगम के क्षेत्र होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक अधिगम का क्षेत्र नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, आध्यात्मिक। अगला और पांचवा प्रश्न आज का हमारा, अधिगम आधारित होता है अभ्यास पर, प्रशिक्षण पर, अनुभव पर और सभी पर। तो दोस्तों ध्यान रखो, अधिगम एक ऐसी विशेषता है जो अनुभवों के आधार पर शुरू होता है, प्रशिक्षण से और अभ्यास से फलीभूत होता है। इसलिए यहाँ पर इसका उपयुक्त उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। इसी प्रकार से दोस्तों आज का हमारा छठा प्रश्न है, निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है, यह कहा जाता है। हम निष्पादन में परिवर्तन जो हो रहा है, निष्पादन का मतलब आने वाले जो परिणाम हैं, प्रतिदिन नया जो परिणाम आता है वो परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब ये किसका फल है? तो दोस्तों ये फल होता है अधिगम के रूप में, क्योंकि नियमित रूप से हमारे व्यवहार में आने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अधिगम। सातवां हमारा आज का प्रश्न है, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। अधिगम प्रतिफल का मतलब है अधिगम के रिजल्ट्स क्या हैं? तो यहाँ पर है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में होने वाला परिवर्तन, पाठ्यक्रम का पूरा होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एकदम सही उत्तर है इसका, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। एक बालक विद्यालय में जो उपस्थित होता है उसमें पहले जो विशेष प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, योग्यताएं पाई जाती है, उनमें जो परिवर्तन आता है वो विद्यालय वातावरण में ही आता है। इसलिए विद्यालय वातावरण में या किसी भी सामाजिक वातावरण में उस बालक में जो परिवर्तन होता है वही उसके अधिगम को दर्शाता है। आज का हमारा आठवां प्रश्न है, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर, व्यक्तिगत विभिन्नता पर। तो दोस्तों किसी भी बालक के सीखने की योग्यता जो होती है उसकी खुद की व्यक्तिगत विभिन्नता पर निर्भर करती है। वो प्रतिभाशाली है, प्रखर बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है, मंद बुद्धि है, कैसा है, जैसा वो होगा वैसा ही सीखेगा। कई बार ऐसा होता है परिवार और समाज के लोग जो होते हैं वो बहुत सीखने में पीछे होते हैं, लेकिन कुछ बालक बहुत तेज़ी से सीख जाते हैं, जबकि कुछ परिवार वाले जो अच्छे होते हैं लेकिन बालक जो है अच्छा नहीं हो पाता। तो इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी व्यक्तिगत जो गुण होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है। अगला है वुडवर्थ के अनुसार सीखना है। वुडवर्थ के अनुसार व्यवहार में परिमार्जन, नवीन ज्ञान की प्राप्ति, व्यवहार में परिवर्तन और विकास का प्रक्रम। तो यहाँ पर ध्यान रखो दोस्तों, एक बालक को लेकर के जब हम बात करते हैं तो वुडवर्थ ने कहा है, वुडवर्थ के अनुसार इन्होंने जो है डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको ही इन्होंने सीखना माना है। यानी कि वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा डी। अगला और आखिरी हमारा आज का प्रश्न है 10वां, काले के संग गोरा रहता है तो रंग नहीं वर्ण आ जाता है, यह कहावत दर्शाती है या ये कथन दर्शाता है? तो दोस्तों ये कथन दर्शाता है अधिगम को, अभिप्रेरणा को, मूल प्रवृत्ति को या मनोवृत्ति को। तो राइट आंसर होगा अधिगम को,
क्योंकि हमने पढ़ा है, गिलफोर्ड नामक विद्वान ने लिखा है, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। एक बालक या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में रहता है तो उसके संपर्क से होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। यहाँ पर वर्ण का मतलब होता है उसके व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में रहता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये थे आज के हमारे 10 प्रश्न जिनका संबंध था अधिगम से। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सूचना भी देना चाहूँगा दोस्तों। आपके बहुत सारे कमेंट्स जो थे उनमें से कुछ कमेंट्स को मैंने पढ़ा। 8 से 10 लोगों के कमेंट्स थे कि सर अभी बहुत दिन हो गए हैं आपको सामने आकर के आपने हमें मोटिवेट नहीं किया, हम प्रश्न आपके नियमित रूप से पढ़ते जा रहे हैं। तो चिंता नहीं करें दोस्तों, आने वाले 1-2 दिन के बाद मैं आपको सूचना पहले से दे दूंगा और मैं आपके सामने यूट्यूब पे लाइव आने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को कुछ हद तक कुछ क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मोटिवेशन भी मिल पाए और साथ ही साथ आपके विचारों से भी मुझे अवगत होने का अवसर मिले। जो ही मेरे पास समय होगा, एक अच्छा सा समय देख करके मैं आप लोगों के साथ में लाइव जुड़ने का प्रयास करूंगा। तब तक आप जो है पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, लिखते रहिए और सक्सेस की दिशा में भागते रहिए। वैसे भी आपको पता है, शिक्षा मंत्री जी ने बोल दिया है कि बहुत जल्दी ही ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में रीट की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल बिना चिंता के बहुत मन लगा करके पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। दोस्तों, निश्चित रूप से हम सफल होंगे। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ रहिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलने वाली है। धन्यवाद।